पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है, चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए बात क्यों करता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री किया करती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले होते थे। कि आपके आंकड़े में थोड़ा गड़बड़ दिख रही है मुझे। आपने बताया था 7 करोड़ 24 लाख लोग बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में थे, जिनकी आयु 18, 19, 20 के बाहर है। तो ये कैसे हो रहा है मानक भाई कि देश में वो लोग जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है वो पहली बार वोटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? सूत्रों को छोड़कर कोई जानकारी है आपके पास? वोट चोरी का पूरा अभियान जो चलाया गया, क्या वो देश में एक तरह का क्योस नहीं करने की कोशिश है? सवाल यह है कि वो राहुल गांधी जिन्होंने महाराष्ट्र से सब कुछ शुरू किया था, अब महाराष्ट्र से क्यों नहीं करते? पहले हमने कहा ईवीएम खराब है, ठीक है। अब ईवीएम की बात खत्म हो गई, भूल के, पता नहीं अब ठीक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक किसने करवा दी मुझे नहीं पता। फिर वो वोट काउंटिंग, वोट पोलिंग की बात हुई, फिर वो भी खत्म हो गई। अब वोट चोरी की बात आ गई। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी के को फाउंडर में से एक योगेंद्र यादव जी आज फंस गए हैं 4 वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट योगेंद्र यादव जी और इन 4 वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में होने जा रही है। मुद्दा है वोट चोरी, SIR, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या इलेक्शन कमीशन कोई गेम खेल रहा है बीजेपी के साथ मिलके? क्या वो बीजेपी की बी टीम है या वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है? और SIR मुद्दे में कितना दम है? क्या लोग इसको कैच कर रहे हैं? लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? और जो राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या सिर्फ वो एक सोची समझी चाल है या उसमें कुछ दम है? इस मुद्दे को लेकर इन वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल योगेंद्र यादव जी के साथ सवाल जवाब कर रहा है। कई बार ऐसा देख चुके हैं कि योगेंद्र यादव जी का जो रुझान है, ये जो उनका झुकाव है, वो शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ है या उनकी विचारधारा को मेल खाता है। और उन्होंने ऐसी बात बोली भी है। हरियाणा इलेक्शन में जो उन्होंने बयान दिया था उसमें कांग्रेस की आंधी है, सुनामी है, जो कुछ भी बोला था बाद में गलत साबित हुआ था। इस डिबेट वीडियो में बनी विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी, हर्षवर्धन तिवारी और सतीश केसिंग जी को शामिल किया गया है, जो अपने सवाल जवाब से उनके साथ एक चर्चा करेंगे। इस प्रकार से योगेंद्र यादव जी अपने मीठे स्वभाव के द्वारा अपनी बात को कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ अपनी बातों को बोलते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। वो इन 4 पत्रकारों के क्वेश्चनों को किस प्रकार झेलते हैं, किस प्रकार का आंसर देते हैं और इस डिबेट से हम क्या निकाल सकते हैं, किस कंक्लूजन में पहुँचते हैं, आइए एंजॉय करते हैं। दूसरा ये कि मैं पहले बिल्कुल बुनियादी बात कहना चाहता हूँ, इस देश में वोटर लिस्ट में तमाम किस्म की खामियां हैं, आज से नहीं 20 साल से चली आ रही हैं। और अगर उसमें सुधार के लिए कोई कोशिश होती है उसका स्वागत होना चाहिए। गहन कोशिश हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तथाकथित जो गहन पुनरीक्षण है SIR, देखिए इस देश में इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल बाकायदा कानून में दिया गया है, पिछले 20 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब कर ले चुनाव आयोग, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नया जंतु जिसका आविष्कार किया गया है, जो कि इस देश में कभी नहीं था, उसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खतरनाक है और केवल इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। नंबर 1, पहली बार वोटर लिस्ट में होने की जिम्मेवारी सरकार की बजाय, चुनाव आयोग की बजाय व्यक्ति पे डाल दी है। तुम फॉर्म भरो, नहीं भरोगे तो नाम कट जाएगा। नंबर 2, पहली बार वोटर लिस्ट को इंक्लूजन के साथ साथ सिटीजनशिप की जांच हो रही है और जिसके अंदर प्रिजम्पशन को पलट दिया गया है। पहले प्रिजम्पशन था कि आप अगर भारत के किसी गांव, शहर, मोहल्ले में रहते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, कोई शिकायत होगी तो चेक कर लेंगे। अब प्रिजम्पशन ये कि मुझे नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं हो, दस्तावेज लेके आओ। तीसरी बात, आज तक चुनाव आयोग जिन 12 दस्तावेजों को स्वीकार करता था, जिसे आज भी दिल्ली शहर में, गाजियाबाद में आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस 12 की लिस्ट को अचानक बदल के वहाँ 11 की नई लिस्ट आ गई है। पुरानी और नई लिस्ट में केवल 3 चीज़ें कॉमन है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है, चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए बात क्यों करता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री किया करती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले होते थे। अरे भाई, गृह मंत्रालय करता था, ये आपका काम थोड़ी है। बोलो यार, क्या बात है, मुंह से मुंह खोल के बोलो। तो उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग को तो कैसे कहूं, आपको भी कैसे कहूं, सूत्रों से बात कर सकता हूं। तो जो भी सूत्र मेरी बात सुन रहे हों, उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके आंकड़े में थोड़ा गड़बड़ दिख रही है मुझे। आपने बताया था 7 करोड़ 24 लाख लोग बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में थे। उसके बाद आप ही ने बताया था कि 16 लाख नए लोगों ने ऐड होने की एप्लीकेशन दी थी।
तो 724 जमा 16 हो गए 7 करोड़ 40 लाख। आपने ये बताया था कि आपको 3 लाख के करीब आपत्तियां मिली थी। मान लीजिए आपने वो भी स्वीकार कर ली, आपत्तियां स्वीकार कर ली, तो मेरे हिसाब से 7 करोड़ 37 लाख का मामला बना। इसके अलावा कुछ लोगों की दस्तावेज जांच करते वक्त खारिज भी हुए थे। ऐसा सुना था कि 3 लाख लोगों को नोटिस दिए गए। सब कुछ मिलाकर अगर वो 3 लाख के 3 लाख का नाम कट गया, हालांकि बहुत ही हैरान की बात होगी अगर ऐसा हो जाए, तब भी ये आंकड़ा 7 करोड़ 30 लाख पे नहीं टिकता है। तो थोड़ी सी समस्या है। आपसे क्या कहूँ, सूत्रों से कह सकता हूँ कि भाई सूत्र लोग, आप सूत्र जाके अपने सूत्रों से एक बार फिर जांच कर लें कि मामले में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। सूत्रों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई है। वो ये है कि 14 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। 16 के 14 हो गए, कैसे हो गए पता नहीं, मगर उन्होंने एक बड़ी रोचक चीज आपको बताई है कि इन 14 लाख में से 4-5 लाख ऐसे थे जिनकी आयु 25 से अधिक है। आपको ध्यान हो, या ये आंकड़ा मैं पिछले 15 दिन से बता रहा हूं कि चुनाव आयोग, ये देखिए नए वोटर कौन बनते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष, तो 18 को मान लीजिए हिंदुस्तान है, 18 का 19-20 भी हो जाता है। 18, 19, 20 चुनाव आयोग ने आपको ये नहीं बताया है। चुनाव आयोग ने बताया है 25 से ज्यादा की उम्र के कौन है। और चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करता है, उसकी विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह संदेहास्पद मामला है। 4-5 लाख संदेहास्पद मामले। और अगर मैं आपको ठीक बताऊं आंकड़ा जो मुझे पता है, चुनाव आयोग को, मेरे को खुफिया जानकारी नहीं है, चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है कि कुल मिला के 75% ऐसे लोग हैं इन 14 लाख में से, ये सूत्र जरा पूरा सूचना दे दें, जिनकी आयु 18, 19, 20 के बाहर है। तो ये कैसे हो रहा है मानक भाई? हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहला सवाल आपका है। जब हम कह रहे हैं कि वोट चोरी और एसआईआर, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि योगेंद्र जी ने जो अभी कहा कि इंटेंसिव रिवीजन तो ठीक है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? और उसके बाद जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इसको जो लोग सुनेंगे उनको भी आश्चर्य होगा। वो कह रहे हैं कि इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए, इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए? 100 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोग हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच सूत्रों को छोड़कर कोई जानकारी है आपके पास? वोट चोरी का पूरा अभियान जो चलाया गया, क्या वो देश में एक तरह का क्योस नहीं करने की कोशिश है? क्योंकि हम सब जानते हैं, और योगेंद्र जी तो मैं लंबे समय से इनको चुनाव विश्लेषक के तौर पर देखता रहा हूं, तो इन्होंने तो देखा है, वो 3% वाला स्विंग बताते थे, 5% वाला स्विंग बताते थे, हालांकि देश ने अब सब वो खारिज कर दिया। तो सवाल ये है कि वो सचमुच कोई ऐसा गंभीर कोई इनके पास है जानकारी, या सिर्फ एक अफवाह छोड़ देना है? याद करिए, मैंने भी आपसे एक दिन पूछा था योगेंद्र जी, राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर काट दिए, 1 करोड़ वोटर काट दिए। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भैया 1 करोड़ का कोई सबूत नहीं है। उसी तरह वोट चोरी का कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के वोट काट रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसका कोई सबूत है क्या? जी हां, इसके तमाम सबूत हैं। जो महाराष्ट्र में मैंने कहा था, मेरे पास 57 लाख का आंकड़ा है, मेरे पास 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं है। जो फैक्ट है मैं तो वही बोलूंगा। 57 लाख वोट ऐड हुए हैं, जो कि बहुत विचित्र हैं, और उसका पैटर्न कुछ ऐसा है जिसके आधार पर लेख भी लिखे गए हैं जो बीजेपी को फेवर करता है। अच्छा, नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी का जो पहला सवाल था योगेंद्र जी, वो ये था, मैं आप ही को दे रहा हूं हर्षवर्धन जी, 1 सेकंड बस जरा, मैं आप ही के सवाल का फॉलोअप ले रहा हूं। योगेंद्र जी, क्या वाकई वोट चोरी का एक भी सबूत है? वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के तमाम सबूत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मान रहे हैं, हमेशा से रही है, पर यह वोट चोरी का कैंपेन जो राहुल गांधी चला रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब देश में हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक विश्लेषक, हर जागरूक नागरिक जानता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ रहती रही है और अब उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो ये कौन सा एक तरीका है, कौन सा मॉड्यूल है, या और उसको कहें तो थोड़ा शायद वो शब्द किसी को ठीक न लगे, ये कौन सी टूल किट है जो उसको संदेह के घेरे में डालना चाहती, यानी इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन पर वो जानबूझकर सवाल खड़ा करती है? ये कोई क्या है कि जब तक राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिलेगी तब तक आप लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करता रहेंगे? ऐसे नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ। आमतौर पे क्या है, टीवी डिबेट में लोग ऐसी बात कह के चल निकलते हैं। आपने मौका दिया जवाब देने का, मैं शुक्र कहता हूं। ये किसी का आरोप नहीं है। शायद आपको समय नहीं मिला राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद देखने का, या कम से कम मैंने जो बोला उस पे ये आरोप किसी का है ही नहीं कि 6000 वोट आलन में कट गए। आरोप क्या समझ लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए, एक बार और जवाब दे दीजिएगा। आरोप ये है
कि 6000 वोट काटने की एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए एप्लीकेशन आई। उस एप्लीकेशन पे काम शुरू हुआ, कट सकते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऑब्जेक्ट किया, वोट नहीं कटे। योगेंद्र जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वोटर डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए, ये कोई नहीं कह रहा है। योगेंद्र जी, हमने भी राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा वोटर काट दिए गए, वोटर डिलीट कर दिए गए। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार सारे प्रवक्ता कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं काट दिए, काट दिए। कोई नहीं कह रहा काटने की कोशिश हुई, सब कह रहे हैं काट दिए, काटे नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप अलग से बुला लिए, फंस गया। इन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। मुझे तो लग रहा है योगेंद्र जी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं सुनी, क्योंकि हम तो राहुल जी को गंभीरता से लेंगे क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। सवाल यह है कि वो राहुल गांधी जिन्होंने महाराष्ट्र से सब कुछ शुरू किया था, अब महाराष्ट्र से क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि सरकार न होने की वजह से सीआईडी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। बोलिए। मैं आजकल यही देख रहा हूं कि तमाम चैनलों पर इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री के वकील घूमते रहते हैं। बीजेपी वाले तो बोलते ही हैं, फ्री के वकील भी बोलते हैं। क्या ये एक्सरसाइज हो रही है योगेंद्र जी कि हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है। मैं 100% नहीं मानता, लेकिन बड़ा हिस्सा है। और यदि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को चुनाव आयोग के बहाने संदिग्ध कर दें तो हम डेमोक्रेसी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से चुनी हुई सरकार। अब बात करते हैं चुनाव, तो टीएन सेशन से बात शुरू होती है कि भाई वो सबसे ताकतवर, बहुत अच्छे रहे, उसमें कोई शक नहीं है, उन्हें क्या ज्यादा करते हैं। लेकिन टीएन सेशन कौन थे? टीएन सेशन साहब थे राजीव गांधी के सबसे ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर। उनको बनाया गया, कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ। टीएन सेशन साहब जब अच्छे ताकतवर काम करने वाले बने तो कांग्रेस सरकार ने उसको सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बना दिया। और वो कोई फैसला सामूहिक बनाने के लिए नहीं किया गया, टीएन सेशन के पर कतरने के लिए किया गया। ठीक है। उसके बाद से आज तक में, जब से सुप्रीम कोर्ट में आया, उससे पहले तक चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों को सेलेक्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकारी कोई भी था जो पर्ची बनाई नहीं बनाई, मैं उस पर नहीं जा रहा किसने पर्ची बनाई नहीं बनाई, लेकिन सरकार ने ऑर्डर किया, वो हो गया। ठीक है। अब इस सरकार के दौरान जो भी हुआ चुनाव आयोग की बात हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, यदि आप कानून बना लें तो ठीक है, नहीं तो आप ये प्रोसेस करें जिसमें जज हूँ। मैं उससे सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें हम भ्रम क्या कर रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद कानून बनाए, संसद ने कानून बना लिया। संसद का कानून का मतलब सबने बनाया। अब उसमें विपक्ष की जितनी ताकत होगी वो होगी, सरकार की होगी। तो ये जब हम भ्रम पैदा करते हैं कि भाई सीजीआई को हटा दिया, अपना मंत्री डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकारों में वही था हमेशा से। नहीं, वो था कि नहीं, उसको छोड़िए। लेकिन सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। पहले हमने कहा ईवीएम खराब है, ठीक है। अब ईवीएम की बात खत्म हो गई, भूल गए, पता नहीं अब ठीक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक किसने करवा दी मुझे नहीं पता। फिर वो वोट काउंटिंग, वोट पोलिंग की बात हुई, फिर वो भी खत्म हो गई। अब वोट चोरी की बात आ गई, फिर वोट चोरी के बाद एसआईआर की बात आ गई। इसका मतलब हुआ कि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को और उसके बहाने से इलेक्शन कमीशन को संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। क्या आप इसको ठीक मान रहे हैं? और ये सब कुछ ठीक है? वो नहीं है, मसला ये है कि कहीं भ्रम तो नहीं। देखिए, ईवीएम पर था, मैं समझता हूँ ईवीएम गड़बड़ थी, तो आज क्या हुआ? या तो हम सिस्टम को कर देते भाई हम तो नहीं लड़ेंगे इसके साथ इलेक्शन, या पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी होती। हम एक क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ा, फिर दूसरे पर आ गए, तीसरे पर आ गए।